दलाल स्ट्रीट पर एक ऐसा तूफानी दिन जब मार्केट में चारों तरफ खलबली मची हुई थी और इस पूरी उथल-पुथल के पीछे की वजह तेल, एक करेंसी संकट और किचन में रखे कुकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। चलिए समझते हैं कि इन सब में आखिर क्या कनेक्शन था। दिन की शुरुआत ही हुई एक बहुत बड़े झटके के साथ। ये नंबर देखिए, -900 से भी ज्यादा पॉइंट्स। सेंसेक्स सुबह खुलते ही इतनी बुरी तरह से गिरा और बस इसी एक गिरावट ने पूरे बाजार में जैसे एक पैनिक बटन दबा दिया और दिन भर के ड्रामे की कह सकते हैं शुरुआत कर दी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि मार्केट गिरा क्यों, फिर समझेंगे कि $100 वाले तेल के झटके का क्या मतलब था, रुपए ने कैसे रिकॉर्ड तोड़ा, और फिर देखेंगे कि दो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स क्या कर रहे थे, और हाँ, वो कुकर वाली कहानी भी, और आखिर में इस अफरा तफरी में भी कौन फायदे में रहा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मार्केट का फ्री फॉल, यानी दलाल स्ट्रीट पर चारों तरफ बस लाल ही लाल। 12 मार्च 2026 का वो दिन था जब ऐसा लग रहा था कि हर कोई बस अपने शेयर्स बेचना चाहता है। और जब तक मार्केट बंद हुआ तब तक का नुकसान जानते हैं कितना था? इन्वेस्टर्स की 5.5 लाख करोड़, जी 5.55 ट्रिलियन की दौलत एक ही दिन में डूब गई। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? और यहीं पर आती है हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा, $100 वाला तेल का झटका। असल में इस पूरी घबराहट की जड़ भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर थी। तो आखिर ऐसी कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरी दुनिया के मार्केट्स में ये आग लगा दी? और जवाब है पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन। और इसी के साथ दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई को लेकर एक डर का माहौल बन गया। असल में अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ रही थी, उसी ने दुनिया भर के बाजारों में ये कंफ्यूजन और डर पैदा कर दिया था। और इसी टेंशन का नतीजा ये हुआ कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम $100 प्रति बैरल के भी पार चला गया। अब ये जो $100 का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके टूटते ही पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में कह सकते हैं भूकंप जैसे झटके महसूस हुए। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये नंबर भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ब्रेंट क्रूड एक तरह से तेल की कीमतों का ग्लोबल थर्मोमीटर है, और भारत जैसा देश जो अपनी ज़रूरत का 80% से भी ज़्यादा तेल बाहर से खरीदता है, उसके लिए तेल का महंगा होना मतलब इकोनॉमी पर सीधा और बहुत भारी असर। और तेल की कीमतें बढ़ने का असर सिर्फ यही नहीं रुका, इसका अगला असर पड़ा हमारी करेंसी पर, और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा चैप्टर, रुपए का रिकॉर्ड तोड़ निचला स्तर। ये सब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था, एक गिरा तो सब गिरने लगे। इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। स्टेप 1, तेल महंगा हुआ। स्टेप 2, भारत को बाहर से तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़े, यानी हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। स्टेप 3, अब ये बिल चुकाना तो डॉलर्स में होता है, तो मार्केट में डॉलर्स की डिमांड बढ़ गई। और स्टेप 4, इकोनॉमी का सीधा नियम है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो वो महंगी हो जाती है, तो डॉलर महंगा हुआ और हमारा रुपया सस्ता हो गया। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा था ये नंबर, $1 अब तक का सबसे निचला स्तर था। हमारी करेंसी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। तो अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, जहां बात होगी दो अलग तरह के इन्वेस्टर्स की। ये एक मजेदार कहानी है। जब मार्केट में इतनी उथल-पुथल थी तो दो बड़ी ताकतें थीं, एक जो बेच रही थी और दूसरी जो खरीद रही थी। कौन थे ये लोग? मार्केट क्रैश होने से ठीक एक दिन पहले की बात है। दो बहुत पावरफुल इन्वेस्टर ग्रुप्स थे, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs और दूसरे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs, और इन दोनों ने ना एक दूसरे से एकदम उल्टा दांव खेला। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। 11 मार्च को FIIs यानी बाहर के बड़े इन्वेस्टर्स ने 6,267 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच डाले। साफ है, वो डर कर इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त हमारे अपने DIIs यानी देश के बड़े इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां, वो 4,965 करोड़ रुपए की खरीदारी कर रहे थे। एक तरह से वो गिरते बाजार को थामने की कोशिश कर रहे थे। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, द ग्रेट कुकर रश। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कि कैसे शेयर बाजार का ये सारा ड्रामा सीधा हमारे किचन तक पहुंच गया।
लेकिन इन सब बड़ी बड़ी बातों का, डॉलर रुपए की उठापटक का, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? लेना देना बिल्कुल सीधा था। दुनिया में जो टेंशन चल रही थी उसकी वजह से लोगों में एक डर फैल गया कि कहीं एलपीजी और नेचुरल गैस की कमी ना हो जाए, और इसी डर की वजह से लोगों ने फटाफट दूसरे ऑप्शन ढूंढने शुरू कर दिए, मतलब खाना पकाने के लिए बिजली से चलने वाले विकल्प। और नतीजा ये हुआ कि लोगों ने पैनिक में आकर इलेक्ट्रिक कुकर और इंडक्शन स्टोव खरीदने शुरू कर दिए, और इसका सीधा फायदा मिला टीटीके प्रेस्टीज, स्टोवक्राफ्ट और बटरफ्लाई गांधीमती जैसी कंपनियों को। इनके स्टॉक्स रॉकेट बन गए। मजे की बात देखिए, एक तरफ पूरा मार्केट धड़ाम हो रहा था और दूसरी तरफ इन किचन अप्लायंस कंपनियों के शेयर 10% से भी ज्यादा चढ़ गए। तो चलिए अब अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी अफरा तफरी में भी विनर कौन रहा, क्योंकि कहते हैं ना, हर गिरावट में भी कुछ लोग ऊपर उठ ही जाते हैं। तो एक तरफ थे वो सेक्टर्स जिन्हें तगड़ा झटका लगा, जैसे ऑटो, एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक्स। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी सेक्टर्स थे जो फायदे में रहे, जैसे कि पावर, एनर्जी और ऑयल एंड गैस सेक्टर। वजह साफ थी, तेल की बढ़ती कीमतों से इन कंपनियों को तो सीधा सीधा फायदा हो रहा था। और एक और इंटरेस्टिंग बात, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगा कि जब दुनिया में इतना तनाव बढ़ रहा है तो सरकारें मिलिट्री पर ज्यादा खर्च करेंगी और इसका फायदा इन डिफेंस कंपनियों को मिलेगा। तो इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि दुनिया के किसी कोने में होने वाली एक घटना की लहरें हमारे स्टॉक मार्केट से लेकर हमारी करेंसी और यहाँ तक कि हमारे किचन में खरीदे जाने वाले सामान तक को हिला सकती है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब दुनिया में कहीं एक तितली पंख फड़फड़ाती है तो उसका तूफान किसे महसूस होता है, और उस तूफान में भी छाते कौन बेच रहा होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।